गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन हमने देख लिया किस तरीके से होता है, और मैंने उसमें आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बताया भी, और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आपको अच्छे से कवर करना है। अब जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं दैट इज रेस्पिरेशन। थोड़ा सा पहले समझ लीजिए रेस्पिरेशन होता क्या है। जो आपने न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा तो उसमें आपने ये पढ़ा कि न्यूट्रिशन को कंप्लीट होने के लिए 5 स्टेप की जरूरत होती है, और वो 5 स्टेप कौन कौन से थे? वो 5 स्टेप थे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, जिसे हम यूटिलाइजेशन ऑफ फूड कहते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए थोड़ा सा, जब हम ये कहते हैं एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, तो कोई ना कोई प्रोसेस होगा हमारे बॉडी के अंदर जिसके थ्रू फूड को यूटिलाइज किया जाएगा, और वो प्रोसेस जिसके थ्रू फूड को यूटिलाइज किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच यूटिलाइजेशन ऑफ फूड अकर। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू फूड को यूटिलाइज करते हैं, और फूड से जो एनर्जी रिलीज होता है उसे रिलीज किया जाता है, और फिर उस एनर्जी को यूज करके हम अपने प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो जिस प्रोसेस से फूड को यूटिलाइज किया जाता है वो प्रोसेस कौन सा हो गया? रेस्पिरेशन। ठीक है। अब देखिए, यदि हम रेस्पिरेशन को देखें तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों को एक साथ रख देते हैं। ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर आप कहो तो ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व है। क्योंकि इसमें होता क्या है, नॉर्मली रेस्पिरेशन में जो फूड हमारे बॉडी में आता है वो ब्लड एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके उसे सेल्स के पास ले जाता है। तो जब सेल्स के पास ले जाता है तो वहाँ पर वो ऑक्सीजन की मदद से, जो कि ब्रीदिंग में एक्सचेंज होता है, हमारे ब्रीदिंग में क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और उसको छोड़ते हैं। नॉर्मल एक लेमन लैंग्वेज में कहे तो ये प्रोसेस होता है। तो जो ऑक्सीजन अंदर गया है उस ऑक्सीजन की मदद से फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, और उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी की मदद से हम किसी फंक्शन को कंप्लीट कर पाते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, ये समझ में आ गया। तो हम ये कह सकते हैं रेस्पिरेशन को, यदि हम सिंपल लैंग्वेज में चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन involves oxidation of food, breaking down of food in the presence of oxygen। तो जब सिंपल हम कह रहे हैं तो it will be involving breaking down, और इसे आप कैसे कर सकते हो? breaking down of food in simple form। तो breaking down of food in simple form is called as simple form to release energy। So इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि रेस्पिरेशन होता क्या है। अब इनको जो मैं बातें कह रहा हूँ वो एग्जैक्टली होता कैसे है, क्योंकि आपने जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह का होता है।
One is called as aerobic respiration and another is called as anaerobic respiration. तो एरोबिक और एनारोबिक ये दो तरह के रेस्पिरेशन है। इनमें फर्क केवल इतना है, एरोबिक एयर के प्रेजेंस में, और एयर में आपको मालूम है ऑक्सीजन होता है। तो जब ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन सिंपल फॉर्म टू रिलीव एनर्जी occurs in presence of oxygen, in presence of ऑक्सीजन में जब हो तो उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जबकि एनारोबिक एब्सेंट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो या तो जो ब्रेकडाउन है फूड का वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा या ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, ठीक है। लेकिन कॉमन जो रेस्पिरेशन होता है वो ब्रेकडाउन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और वहाँ पर वो एनर्जी रिलीज करता है और उसी एनर्जी को यूटिलाइज कर एक फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो बात करेंगे we will talk about the aerobic respiration. Aerobic respiration. ये मैं इसलिए तुम्हें एरोबिक और एनारोबिक यहाँ पे बता रहा हूँ, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों के अंदर एक ही तरीके से रेस्पिरेशन होता है। जो फूड का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, उनका प्रोसेस एक ही होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, और दोनों प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही रेस्पिरेशन होता है। तो पहले हम वर्ड पढ़ लेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है, कैसे होता है, उसके बाद प्लांट और एनिमल में जो स्लाइड डिफरेंसेस हैं उनके बारे में देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये ब्लड वेसल है, ये क्या है आपका ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल में आपको मालूम है कि ब्लड मूव करता है और ब्लड अपने साथ फूड जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में है, उसे ऑक्सीजन, इन सब चीजों को अपने साथ कैरी करना होता है। अब यहाँ पर ऐसे सेल्स बहुत सारे हैं, तो मैं एक सेल यहाँ पर मैग्नीफाई कर ले रहा हूँ। मान लीजिए ये सेल, ठीक, तो अब मान लीजिए सेल को फूड की जरूरत है, फूड की जरूरत है, तो फूड कहने का मतलब ग्लूकोज, ठीक है। तो फूड की जरूरत है, यहाँ जरूरत है, यहाँ वो एलिमेंट है मामूल में ब्लड में कैरी हो रहा है, तो यहाँ ज़्यादा है और जहाँ जरूरत होती है वहाँ पे वो चीज़ कम है। तो यहाँ पे फूड ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द फूड विल मूव फ्रॉम ब्लड वेसल टू सेल। जो फूड है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मोमेंट के अमाउंट में तो हायर कंसंट्रेशन पे हो गया, यहाँ जरूरत है मतलब ये लो कंसंट्रेशन है यहाँ पे। तो द फूड विल मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल और नॉट, और जैसे ही वो सेल में जाएगा तो सेल में जिस पार्ट में ग्लूकोज एंटर करता है वो पार्ट है साइटोप्लाज्म। पार्ट कौन सा है, साइटोप्लाज्म। सबसे पहले लिक्विड पार्ट में जाएगा और वहाँ पर एक प्रोसेस के अंदर जाता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकिंग लाइसिस वर्ड नहीं देखी होगा तो उसका मतलब है ब्रेक डाउन। तो लाइसिस ऊपर में, तो ग्लाइकोलाइसिस जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड हुआ। अब एक बात यहाँ पर देखिए,
जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हुआ, और ये ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में पायरुविक एसिड में। कैसे मिलता? पायरुविक एसिड में। तो ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है वो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में टूटता है। कितने मॉलिक्यूल में टूटता है? 2 मॉलिक्यूल। और यदि आप केमिकल नेचर देखेंगे पायरुविक एसिड का, से ग्लूकोज C6 होता है, तो पायरुविक एसिड जो है वो C3 कंपाउंड है। तो ये C6 कंपाउंड होता है, C6H12O6। तो ऐसे पायरुविक एसिड जो है वो C3 है। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने पायरुविक एसिड में टूटेगा? 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में टूटेगा। और ये टूटने के बाद ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये कहाँ एंटर करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है तो वहां पे इस पायरुविक एसिड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और वो ऑक्सीजन आपको मालूम है कि ब्लड में इमर्जेंट ऑक्सीजन आपके पास है, तो यहाँ पे इमर्जेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है ब्लड में। तो यहाँ से ऑक्सीजन फिर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इट विल मूव इनटू द सेल और नॉट, तो इट विल मूव इनटू द सेल। और वहाँ पर ये एक प्रोसेस में जाता है जिसका नाम है क्रैब्स साइकिल। वो एक प्रोसेस जाता है जिसका नाम है क्रैब्स साइकिल। तो क्रैब्स साइकिल में गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कभी-कभी आपसे ऐसे भी पूछ जाता है कि क्रैब्स साइकिल जो है वो किस ऑर्गेनल के अंदर होता है। तो क्रैब्स साइकिल जिस ऑर्गेनल के अंदर होता है उस ऑर्गेनल का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और क्रैब्स साइकिल को कंप्लीट होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये जो ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में यूटिलाइज होता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ क्रैब्स साइकिल। तो यहाँ पर क्रैब्स साइकिल में जाने के बाद we will break it down into CO2, H2O and एनर्जी मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है वो ATP के फॉर्म में होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट गया और एनर्जी रिलीज हुआ। इसी एनर्जी की मदद से इज यूटिलाइज्ड टू परफॉर्म द फंक्शन। जो भी फंक्शन परफॉर्म होना है उस फंक्शन को परफॉर्म होने के लिए इसी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। तो इस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? अब यही बात आप समझिए, अब यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन हो तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन मान लीजिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो, तो इसमें क्या होगा? जैसे ये ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड मूव कर रहा होगा, और ब्लड के साथ फूड मूव कर रहा है। अब मान लीजिए कि कोई विग्रस एक्सरसाइज कर रहा है, काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस समय क्या होता है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जिस रेट से हम फूड पार्टिकल को तोड़ रहे होते हैं, ठीक है, उस रेट से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है। तो उस रेट से यदि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो आपको क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसके बावजूद भी आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो फूड जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में चला जाता है और वहाँ पे फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। लेकिन जो स्मॉल अमाउंट में भी ब्रेकडाउन हो रहा है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन भी हो रहा है, उससे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसको यूटिलाइज कर हम कोई फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सेल हो गया, ये क्या होगा? आपका सेल। अब इसे एनर्जी की जरूरत है, तो फूड की जरूरत है, तो फूड आपका ट्रांसफर होकर यहाँ पे ग्लूकोज, जो फूड है वो किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका फूड जो है वो कहाँ पे आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। तो जैसे सेल के अंदर आएगा वो साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? इट अंडरगो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। साइटोप्लास्ट जो होता है
बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लिविंग सेल के लिए। यदि किसी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है तो वो लिविंग सेल जो है वो नहीं रह पाएगा, वो डेड हो जाएगा। क्योंकि जो प्रोसेसेस मेनली कैरी आउट होते हैं वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं मैक्सिमम। तो ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में गया और वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हुआ, और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होने के बाद आपको मालूम है कि it will be broken down into pyruvic acid। ये क्या चीज टूट जाएगा? pyruvic एसिड में ये टूट जाएगा, और pyruvic एसिड में जैसे ही टूटेगा तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा pyruvic एसिड के? 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो जब ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया में pyruvic एसिड गया तो वो क्रैब साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो जब क्रैब साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तो वो साइटोप्लाज्म में ही, साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो pyruvic एसिड है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में चला जाएगा। वो किस प्रोसेस में चला जाएगा? फर्मेंटेशन प्रोसेस में। और वहां पर वो इथाइल अल्कोहल बनाएगा प्लांट के अंदर, इथाइल अल्कोहल इन प्लांट, एंड लैक्टिक एसिड इन एनिमल, इसके साथ CO2 दोनों जगह प्रोड्यूस होगा, एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। यहाँ पे जो ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो 38 ATP, टोटल जो ATP फॉर्म होता है वो 38 ATP है। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा तो 38 ATP फॉर्म होंगे, और वही एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन होगा तो केवल 2 ATP फॉर्म करेगा, और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा आपके ग्लूकोज का। तो एक तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं है, क्रैब साइकिल इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड नहीं होता है, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और क्योंकि इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है सेम अमाउंट ऑफ फूड के ब्रेकडाउन होने के बाद, तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। तो कोशिश कहता है कि इसको अवॉइड किया जाए, ठीक है। तो आप इसीलिए आप देखना जब आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस समय आपकी रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होती है वो फास्ट हो जाती है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट होने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन चाहिए उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहता है। यदि उसके बावजूद भी आपकी ब्रीदिंग रेट और ऑक्सीजन का सप्लाई मैच नहीं कर पाता है विद द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा और वहाँ पर लैक्टिक एसिड आपके बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाता है। जब लैक्टिक एसिड काफ़ी देर तक बनते रहेगा तो जिस मसल्स पे वो डिपॉजिट होता है वो थोड़े समय के लिए उस मसल्स को इनइफेक्टिव कर देता है। तो जब मसल इनइफेक्टिव हो जाएगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यू डोंट हैव एनी पावर, आपके बॉडी में कोई ताकत नहीं है, इस तरह का महसूस होता है। और फिर धीरे धीरे जब आप रेस्ट छोड़ देंगे मसल्स को तो लैक्टिक एसिड रिमूव होता है, और जब लैक्टिक एसिड रिमूव होगा फिर से आप नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। ऐसे प्लांट के अंदर वो यदि इथाइल अल्कोहल बन गया तो वो जमा होते रहेगा, ज़्यादा देर तक बनते रहा तो फिर वो प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए प्लांट के अंदर भी इथाइल अल्कोहल ज़्यादा न बने। तो ये वो रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो कॉमनली होता है आपके प्लांट के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। और जब वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, क्रैब साइकिल होता है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें होती है। नाउ यू कैन इजीली डिफरेंशिएट द एरोबिक रेस्पिरेशन विद द एनारोबिक रेस्पिरेशन और नॉट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है।
ठीक है। तो जो चीज़ मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया था उससे रिलेटेड है ये, तो इसको इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आप कवर कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।